पेप्पा पिग ऊपर से बहुत साधारण दिखती है। चमकीले रंग, दोस्ताना आवाजें, छोटे एपिसोड और ऐसी कहानियां जो बिल्कुल सुरक्षित और मासूम लगती हैं। लेकिन जैसे ही आप सिर्फ पेप्पा पर ध्यान देना बंद करते हैं और बैकग्राउंड पर ध्यान देने लगते हैं, शो का पूरा माहौल चुपचाप बदल जाता है। किरदार बिना किसी वजह के सीन में आते जाते रहते हैं। कुछ ऐसे जगहों पर दिखते हैं जहां उन्हें तर्क के हिसाब से नहीं होना चाहिए। कुछ को पेश किया जाता है, चुपचाप स्वीकार किया जाता है और फिर पूरी तरह भुला दिया जाता है। पेप्पा पिग सीधा साधा होने का दिखावा करता है, लेकिन बैकग्राउंड एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। एक ऐसी कहानी जिसमें अजीब पैटर्न, गायब किरदार और ऐसे विवरण हैं जो जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। इसका सबसे साफ उदाहरण मिस्टर लैब्राडोर है। एक ऐसा किरदार जो हर जगह एक साथ मौजूद लगता है। ज्यादातर दर्शक उन्हें मिस्टर बुल की कंस्ट्रक्शन टीम का हिस्सा मानते हैं। उन्हें अक्सर भारी मशीनरी चलाते हुए, सड़कों की खुदाई में मदद करते हुए या निर्माण परियोजनाओं में सहायता करते हुए देखा जाता है, जैसे कि यही उनका स्थायी काम हो। एपिसोड मिस्टर बुल इन अ चाइना शॉप में जब मिस्टर बुल अपनी चाय की केतली तोड़ देते हैं तो मिस्टर लैब्राडोर शांतिपूर्वक बताते हैं कि उनके पास एक रिवेट गन है। मेरे पास एक रिवेट गन है। इतनी सहज आत्मविश्वास के साथ ये डायलॉग बोलना उनकी पर्सनैलिटी को तुरंत परिभाषित कर देता है। लेकिन जो उनकी मौजूदगी को असहज बनाता है वो ये है कि वो कितनी आसानी से अपनी भूमिका बदल लेते हैं। एक और एपिसोड में वो अचानक आइसक्रीम वैन चला रहे हैं, उसी धीमी बेफिक्र आवाज में, जैसे आइसक्रीम बेचना भी बस एक और अस्थायी काम हो। निर्माण स्थल पर वापस जाने से पहले चीजें और भी अजीब हो जाती हैं जब आप देखते हैं कि मिस्टर लैब्राडोर और कहां नजर आते हैं। पेप्पा की लंदन यात्रा के दौरान उन्हें रानी के गार्ड के रूप में कपड़े पहने हुए देखा जा सकता है, जो चुपचाप खड़े हैं और देख रहे हैं कि पेप्पा और उसके दोस्त महल में प्रवेश कर रहे हैं। जब पिग परिवार न्यूयॉर्क की यात्रा करता है तो मिस्टर लैब्राडोर फिर से नजर आते हैं, इस बार कैमरा पकड़े हुए और एक पर्यटक होने का नाटक करते हुए। वह परिवार के इतना करीब खड़े हैं कि यह लगभग जानबूझकर किया गया लगता है, जैसे वह उनकी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण कर रहे हो। फिर पेरिस में वो एक बार फिर वहां है, कैमरा तैयार किए हुए, चुपचाप पृष्ठभूमि से देख रहे हैं। वही किरदार जो कई देशों में दिखाई देता है, हमेशा पास और हमेशा देखता हुआ। अब ये संयोग कम और कुछ और ज्यादा लगने लगता है। यह असहज सवाल उठता है कि क्या मिस्टर लैब्राडोर सिर्फ एक बार बार दिखने वाले पृष्ठभूमि के किरदार है, या फिर वह जानबूझकर पेप्पा और उसके परिवार पर नजर रखने वाले कोई व्यक्ति हैं। कुछ कारणों से जिनकी शो में कभी व्याख्या नहीं की गई, एक और रहस्य एक ऐसे बच्चे के किरदार से जुड़ा है जो तकनीकी रूप से मौजूद है लेकिन कभी पूरी तरह से उस दुनिया का हिस्सा नहीं बन पाता। फैंस अक्सर उसे कैरल काउ के नाम से बुलाते हैं। उसकी पहली झलक एक बिना नाम वाली पृष्ठभूमि की बछड़ी के रूप में मिलती है, जो मिस्टर पोटैटो के क्रिसमस शो के दौरान दर्शकों में बैठी होती है। उसका परिचय नहीं कराया जाता, वह कुछ बोलती नहीं है और कोई भी उसे नोटिस नहीं करता, वो बस वहाँ मौजूद रहती है। उसके बाद वह कई एपिसोड्स में मिसेस काउ के साथ चुपचाप नजर आने लगती है, जिसमें लंदन की यात्राएं और शॉपिंग एरिया जैसे सार्वजनिक स्थानों पर सेट किए गए दृश्य शामिल हैं। समय के साथ प्रशंसकों ने उसकी बार बार उपस्थिति पर ध्यान दिया और उसे एक नाम दे दिया जो खुद शो ने कभी नहीं किया था। आखिरकार पेप्पा पिग ने पुष्टि की कि वह मिसेस काउ की बेटी है, लेकिन कैनन बनने के बाद भी वह मुख्य किरदारों से अजीब तरह से दूर ही रहती है। कैरोल काउ को सच में असहज बनाने वाली बात यह है कि उसके साथ जो नहीं होता वही है। वो कभी मैडम गजेल के स्कूल नहीं जाती, कभी पेप्पा के साथ नहीं खेलती और कभी दूसरे बच्चों के साथ कोई मेलजोल नहीं रखती, और फिर कुछ ही बार दिखने के बाद वह पूरी तरह से गायब हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह अपनी ही माँ की मिस्टर बुल से शादी में भी नजर नहीं आती। अगर अब मिस्टर बुल उसके सौतेले पिता है तो उसकी गैर मौजूदगी को नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। शो ये नहीं बताता कि वो कहाँ गई या क्यों गायब हो गई, जिससे दर्शक सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो कहीं चली गई, चुपचाप कहानी से हटा दी गई, या फिर बस एक भूला हुआ किरदार बन गई। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पीछे मुड़कर नहीं देखा जाता, पेप्पा पिग की पृष्ठभूमि और भी अजीब हो जाता है। जब आप पायरेट रेडबियर्ड के बारे में सोचते हैं तो वह खुलकर एक समुद्री डाकू है, और शो कभी भी इस बात को नहीं छुपाता। उसकी तस्वीर बच्चों की कहानी की किताबों में दिखाई देती है और त्योहार वाले एपिसोड में उसका चेहरा पूरे शहर में पोस्टरों और बैनरों पर देखा जा सकता है। पूरा समुदाय जानता है कि वह कौन है, फिर भी कोई भी उसे अपराधी की तरह नहीं देखता। इसके बजाय उसे सराहा जाता है, दिखाया जाता है और चुपचाप स्वीकार किया जाता है। यह एक असहज संकेत देता है कि पेप्पा का शहर या तो समुद्री डकैती को सहन करता है या फिर किसी न किसी तरह से उससे लाभ उठाता है। चाहे त्योहार उसकी इज्जत में मनाया गया हो, उसके द्वारा फंड किया गया हो, या सिर्फ उसकी छवि का फायदा उठाया गया हो, शो कभी यह नहीं बताता कि एक समुद्री डाकू को स्थानीय आइकन की तरह क्यों देखा जाता है। रेडबियर्ड से जुड़ा है पॉली नाम का तोता, जो ग्रैंडपा पिग का पालतू है, और जब आप ध्यान देते हैं तो वह और भी ज्यादा संदिग्ध लगती है। रेडबियर्ड से जुड़ी तस्वीरों में पॉली को उसके साथ खजाना दबाते हुए दिखाया गया है, जो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि वह उसके अपराधों में शामिल थी। इसके बावजूद पॉली को एक सेलिब्रिटी के रूप में भी दिखाया गया है। उसकी तस्वीर दुकानों में बिकने वाले सीरियल के डिब्बों पर दिखाई देती है, जिससे वह एक व्यावसायिक शुभंकर बन जाती है। ये अजीब दोहरी पहचान, अपराध में साझेदार और व्यावसायिक प्रतीक,
ये दर्शाती है कि पेपा पिग की दुनिया में प्रसिद्धि आसानी से गलत कामों पर पर्दा डाल देती है। मिस्टर फॉक्स एक और संदिग्ध व्यवहार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सबकी नजरों के सामने छुपे हुए वह एक दुकान चलाते हैं जहां बिल्कुल सब कुछ बिकता है और अक्सर वह भुगतान के अजीब तरीके भी स्वीकार करते हैं, जैसे कि जॉर्ज के बटन। वह आत्मविश्वासी, सहज और पूरी तरह से इस बात से बेपरवाह नजर आते हैं कि उनका सामान कहां से आता है। नाइट एनिमल्स एपिसोड में उन्हें दादा सुअर की मुर्गियों के पास चुपके से घूमते हुए देखा जाता है, जो एक दृश्य मजाक है और साथ ही उनके चोर स्वभाव का संकेत भी देता है। बाद में दादा सुअर का प्रिय बोतलों में रखी नावों का संग्रह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है और फिर मिस्टर फॉक्स की दुकान में बिक्री के लिए दिखाई देता है। संदेह को और बढ़ाते हुए बाद में मिस्टर फॉक्स को हवाई अड्डे पर एक हरे रंग की जैकेट पहने हुए देखा जाता है, जो सोच समझकर बनाया गया भेष लगता है, चाहे वो देश से भाग रहा था या बस सबके सामने छुपा हुआ था। शो इस इशारे को अधूरा छोड़ देता है। मैंडी माउस एक और किरदार है जिसकी मौजूदगी तब और दिलचस्प हो जाती है जब आप उसकी शुरुआती झलक पर ध्यान देते हैं। अपने आधिकारिक डेब्यू एपिसोड से पहले मैंडी लंदन यात्रा के दौरान बैकग्राउंड में थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है। फ्रेम में आंशिक रूप से कट जाती है, उसे कोई नोटिस नहीं करता, फिर भी वह साफ तौर पर वहां मौजूद है। जब वो आखिरकार मुख्य किरदार बनती है तो शो उसे बिना किसी दिखावे के पेश करता है। मैंडी व्हील चेयर का इस्तेमाल करती है और कोई भी इसे असामान्य नहीं मानता। कोई पाठ पढ़ाने वाला एपिसोड या नाटकीय स्पष्टीकरण नहीं है, वह बस समूह का हिस्सा है और वास्तव में शो यह भी दिखाता है कि वह अक्सर बच्चों में सबसे तेज है। उसकी पहले की पृष्ठभूमि में उपस्थिति जानबूझकर लगती है, जैसे वह हमेशा पेपा की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए थी, बस स्पॉटलाइट का इंतजार कर रही थी। मॉली मोल पेपा पिग में एक शांत, अधिक असंगत तरीके से मौजूद है। वह स्पष्ट रूप से मैडम गजेल की कक्षा का हिस्सा है, लेकिन केवल तब दिखाई देती है जब समूह को अतिरिक्त बच्चों की आवश्यकता होती है। स्क्रीन पर वह एक संवाद बोलती है, किसी घटना पर प्रतिक्रिया देती है और फिर वापस पृष्ठभूमि में चली जाती है। मॉली एक पूरी तरह से विकसित किरदार कम लगती है और ज्यादा ऐसे व्यक्ति की तरह लगती है जो बस जगह भरने के लिए मौजूद है, उपस्थित है, लेकिन कभी भी मुख्य नहीं है। पेनी पोलर बेयर महत्वपूर्ण महसूस होती है। अपनी सीमित उपस्थिति के बावजूद वो चश्मा पहनती है, आइस हॉकी खेलती है और उसकी एक स्पष्ट व्यक्तित्व है। फिर भी वह लंबे समय तक गायब रहती है और फिर ऐसे लौटती है जैसे वह हमेशा से वही रही हो। उसकी अनियमित उपस्थिति उसे एक पृष्ठभूमि पात्र से कम और ऐसे किरदार की तरह ज्यादा दिखाती है जिसे शो बस इस्तेमाल करना भूल जाता है। बेलिंडा बियर एक अलग तरीके से छुपी हुई है। उसे इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जाता क्योंकि वो भीड़ में घुल मिल जाती है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बड़े बच्चों के समूह से है जिस पर शो शायद ही कभी ध्यान देता है। वह क्लोई और दूसरे बड़े बच्चों के साथ नजर आती है और खुलकर कहती है कि वह लगभग 10 साल की है। वह स्केटबोर्डिंग करती है, सलाह देती है और ऐसे व्यवहार करती है जैसे वह पहले ही पेपा की दुनिया से बाहर निकल चुकी हो। उसका डिजाइन और रवैया उसे अलग बनाते हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पेपा पिग की दुनिया प्ले ग्रुप से कहीं आगे तक फैली हुई है, भले ही शो शायद ही कभी इसे दिखाता हो। मिस्टर बियर सबसे अजीब मामलों में से एक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह सिर्फ एक ही एपिसोड में नजर आता है और फिर कभी नहीं दिखता। ना तो कोई बैकग्राउंड कैमियो, ना ही कोई दोहराया गया रोल, ना ही कोई जिक्र। वह थोड़ी देर के लिए मौजूद रहता है और फिर पूरी तरह गायब हो जाता है, जिससे वह पेपा टाउन का असली निवासी कम और एक भूली बिसरी फाइल ज्यादा लगता है। मिसेस बैजर जब नजर आती है तो बहुत महत्वपूर्ण लगती है। एक बड़ी फार्म चलाती है और बच्चों को आत्मविश्वास के साथ वहां घुमाती है, फिर भी उनकी निजी जिंदगी अधूरी सी लगती है। हालांकि शो में कहा गया है कि उनकी शादी मिस्टर बैजर से हुई है, लेकिन वो शायद ही कभी नजर आते हैं या उनका जिक्र होता है, जिससे ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का एक पूरा हिस्सा कहानी से हटा दिया गया है। आखिरकार मिस्टर गजेल है एक ऐसा किरदार जो तकनीकी रूप से बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। विज्ञान संग्रहालय में एक पेंटिंग में उन्हें सदियों पुरानी सैन्य वर्दी पहने हुए दिखाया गया है। चूंकि मैडम गजेल के अमर होने का काफी संकेत मिलता है, यह चित्र यह सुझाव देता है कि उनके पति भी वैसे ही हो सकते हैं। अगर यह सच है तो मिस्टर गजेल गए नहीं है, वह बस कहीं और है, शायद सो रहे हैं, छुपे हुए हैं या उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब शो फिर से उनकी मौजूदगी को मानेगा। एक बार जब आप इन पृष्ठभूमि के किरदारों पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो पेपा पिग एक साधारण बच्चों का कार्टून नहीं लगता। ये एक ऐसी दुनिया बन जाती है जिसमें अधूरी कहानियां, भूले बिसरे लोग और फ्रेम के बाहर घटती घटनाएं भरी होती हैं। और जितना ध्यान से आप देखते हैं उतना ही साफ हो जाता है कि पेपा पिग की पृष्ठभूमि बिल्कुल भी खाली नहीं है, वो भी आपको देख रही है।